हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेल, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स फॉर क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीधा काम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि विंड इज डैश एयर। तो विंड क्या होती है? व्हाट इज विंड? विंड इज मूविंग एयर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा मूविंग। ओके, सो विंड इज मूविंग एयर। फिर जो हमारा सेकंड ब्लैंक है वो ये है कि winds आर जनरेटेड ड्यू टू डैश हीटिंग ऑन द अर्थ। तो हमने दो रीजंस पढ़े थे जिसकी वजह से विंड करेंट्स आर जनरेटेड ऑन द अर्थ। तो एक रीज़न तो ये था कि देयर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस, कहीं पर लो प्रेशर होता है, कहीं पर हाई प्रेशर होता है। और ये प्रेशर डिफरेंस होता किस वजह से है? Yes, the uneven heating of the earth's surface due to the sun. तो कहीं पर सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, कहीं पर सन रेज इंक्लाइंड हो जाती हैं। तो जो सन रेज की इंटेंसिटी होती है वो इक्वेटर के पास बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पे ज़्यादा हीट होती है, और यही चीज़ पोलर रीजन्स पे कम होती है। तो अनइवन हीटिंग हो गई ना, तो इसका करेक्ट आंसर है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। तो वी विल राइट अनइवन। ओके, अब तीसरा ब्लैंक है कि नियर द अर्थ सरफेस डैश एयर राइजेस अप एंड डैश एयर कम्स डाउन। तो कैसी एयर अप जाती है? व्हाट काइंड ऑफ एयर मूव्स अप? एग्जैक्टली, वेल डन स्टूडेंट्स, द हॉट एयर मूव्स अप, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है हॉट एयर मूव्स अप। और कौन सी एयर नीचे आती है? कोल्ड एयर। सिंपल, राइट। सो फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे हॉट और सेकंड ब्लैंक में हम लिखेंगे कोल्ड। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट ब्लैंक है एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर। तो एयर का मूवमेंट कौन से प्रेशर से कौन से प्रेशर की तरफ होता है? हाई टू लो या लो टू हाई? थिंक थिंक थिंक। यस, you are right again this time. The air moves from high pressure to low pressure. ठीक है? So now moving on to question number 2. Suggest two methods to find out the wind direction at a given place. तो wind direction हम कैसे ही कर सकते हैं? एक तो ऑप्शन है कि हम जो wind direction मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है अनीमोमीटर, हम ये यूज़ करें। लेकिन क्या ये इंस्ट्रूमेंट हम लोगों के पास होता है? नहीं ना, ये इंस्ट्रूमेंट सबके पास नहीं होता। तो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के अलावा और कौन से दो मेथड हो सकते हैं जिससे आप विंड डायरेक्शन नाप सकते हो? थिंक थिंक थिंक। ये भी बहुत सिंपल है। आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया आ ही गया है। बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपको स्ट्रिप्स ऑफ पेपर लेने हैं और स्ट्रिप्स ऑफ पेपर को ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़कर खड़ा होना है। तो जब विंड ब्लो करेगी तो स्ट्रिप्स ऑफ पेपर किसी डायरेक्शन में तो मूव करेंगे। सो फ्रॉम दैट कि विंड डायरेक्शन क्या है, राइट। ये काम आप स्ट्रिप ऑफ पेपर से भी कर सकते हो और यही काम आप किसी पीस ऑफ क्लॉथ से भी कर सकते हो, कोई भी कॉटन क्लॉथ से। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ एंड होल्ड इट हॉरिजॉन्टली. Now when the wind will start blowing, you can easily note the direction of the wind, right? या फिर एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर आप काइट फ्लाई करना जानते हो तो जिस तरफ काइट जो है अपने आप उड़ रही है, दैट इज द विंड डायरेक्शन, है कि नहीं? क्योंकि काइट तो हवा के साथ ही उड़ेगी ना, तो जिस डायरेक्शन में काइट जा रही है दैट इज योर विंड डायरेक्शन, राइट। तो ऐसे बहुत डेली लाइफ एग्जाम्पल्स भी हैं जिनसे आप विंड डायरेक्शन मेजर कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. State two experiences that made you think that air exerts pressure. और इसमें इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि वो एग्जाम्पल्स नहीं लेने जो ऑलरेडी बुक में गिवन है। अपना दिमाग लगाना है, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से आपको बताना है where you think that the air exerts pressure.
ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा ऐसे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से आंसर बनाने में, राइट? तो एक मैं शेयर करती हूँ, फिर आप सोचो एंड देन वील डिस्कस फर्दर, ओके? तो मुझे कब लगता है कि द एयर इज एक्सर्टिंग प्रेशर? व्हेन आई ब्लो अ बलून। जब मैं बलून फुलाती हूँ तो आई एम ब्लोइंग एयर इनटू द बलून, और वो जो बलून है छोटे से बड़ा हो जाता है। सो इन दैट केस आई कैन ईजिली सी दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, है ना? बलून ब्लो करने में प्रेशर कहाँ एक्सर्ट हो रहा है? द प्रेशर इज बीइंग एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द बलून, क्योंकि बलून के सरफेस पे जब प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर, तभी वो फूल जाता है और बड़ा हो जाता है, राइट? अब एक एग्जाम्पल आप सोचो, और कौन सी सिचुएशन हो सकती है जिसमें एयर एक्सर्ट्स प्रेशर? वेरी गुड, यू कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मुझे भी बहुत मज़ा आएगा आपके आंसर्स पढ़ के। वेल, एक सेकेंड आंसर मैंने ऑलरेडी आपके लिए सोचा भी हुआ है कि व्हेन वी पंप अ फ्लैट बाइसिकल टायर, सब साइकिल चलाते हैं, साइकिल के टायर की हवा भी निकल जाती है, तो हवा भरने के लिए आप क्या करते हो? पंप चलाते हो, है ना? एयर पंप से उसमें हवा भरते हो। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, क्योंकि जब एयर आप उसमें भर रहे हो टायर में, तो वो टायर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है और टायर को फुला देती है, ओके? तो इसमें आप ये 2 एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, और अगर आप अपने खुद के एग्जाम्पल्स लिखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। डू राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं भी कुछ नया सीख सकूं। सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि वुड यू बाय अ हाउस विच हैज़ नो वेंटिलेटर्स एंड ओनली विंडोज़? मतलब एक ऐसा घर जहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं हैं, सिर्फ विंडोज़ हैं, और ये भी बोला है कि यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना है, क्या हम ऐसा घर खरीदेंगे जहाँ पे सिर्फ विंडोज़ हैं और वेंटिलेटर्स नहीं हैं? Yes or no? Keep writing in the comment section. Well, absolutely correct. No. The answer is no. हम ऐसा घर नहीं खरीदेंगे जहाँ पे वेंटिलेटर्स नहीं है और सिर्फ विंडोज़ है। ऐसा क्यों? वेंटिलेटर्स इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जब आप घर में हो तो यू आर ऑल्सो ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। तो जो एयर हम ब्रीद आउट करते हैं वो भी थोड़ी वार्म होती है, थोड़ी हॉट होती है, ठीक है? इसके अलावा जब हम घर में रहते हैं तो हमारे घर में एक अच्छी सी ब्रीजिंग मूवमेंट होनी चाहिए, विंड मूवमेंट होनी चाहिए, ताकि हमारे घर में फ्रेश एयर आती रहे और जो स्टेल एयर है वो बाहर जाती रहे, राइट? तो इसके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? वेंटिलेटर्स इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, सपोज़ ये एक रूम है, वेंटिलेटर्स हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं और विंडोज़ होती हैं नीचे सेंटर में, है ना? तो क्या होता है, जो भी हॉट एयर घर में कलेक्ट हो जाती है, दैट विल गो आउट थ्रू द वेंटिलेटर्स। वो वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर चली जाएगी, और विंडोज़ के थ्रू जो भी फ्रेश एयर है वो हमारे घर में आ जाएगी। तो इस वजह से क्या होगा, एक साइकिल बन जाएगी और हमारे घर में हमेशा फ्रेश एयर रहेगी और स्टेल एयर बाहर जाती रहेगी, ओके? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे नो, वी वुड नॉट बाय अ हाउस विदाउट वेंटिलेटर्स एंड ओनली विंडोज़। Why? Then we'll give the explanation. Because ventilators help in moving the stale air out of the house and windows help in getting the fresh air in. Okay? I hope this is clear. It would be better कि आप आंसर अपने words में form करो, because this will help you a long way. आगे जाके भी आपको अपने आंसर्स खुद बनाने में इसकी प्रैक्टिस होगी और आपको अच्छा भी लगेगा when you write your own answer. We as teachers are always here to help you, to guide you, to frame your answers. ठीक है? लेकिन wordings आपके हो तो that's the best thing. Alright, now moving on to question number 5. Question number 5 है कि जो banners और hoardings होते हैं, why do they have holes in them?
राइट? ये आपने भी नोट किया होगा, और अगर अभी तक नोट नहीं किया है सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो आउट, वैसे इस टाइम तो सेफ़ नहीं है बाहर जाना, बट आपके घर के आसपास भी कोई होर्डिंग्स हो या कोई बैनर्स लगे हों तो आप उनमें नोट कर सकते हो। जब भी कोई ऐसे बैनर्स लगते हैं या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट लगता है तो उसमें छेद होते हैं बड़े बड़े, दे हैव बिग होल्स इन देम। वाई? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स या बैनर्स हमेशा हाइट पे लगे होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देख सकें, और जितनी हाइट पे ये लगे होते हैं वहाँ पे जो एयर का मूवमेंट है दैट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। वहाँ पे विंड जो ब्लो कर रही होती है बहुत ही स्ट्रांगली ब्लो कर रही होती है। तो अगर मैं कोई एक ऐसा पीस ऑफ बैनर विदाउट होल्स इतनी हाइट पे लगा देती हूँ और विंड ब्लो करेगी तो क्या होगा, वो जो बैनर है या तो वो हवा के साथ उड़ जाएगा, इट विल ब्लो अवे विद द विंड, और इट विल टीयर अप बिकॉज ऑफ द विंड प्रेशर। ठीक है, या तो वो उड़ जाएगा हवा के साथ या फिर वो फट जाएगा हवा के प्रेशर की वजह से। ठीक है, सो टू अवॉइड दिस, टू अवॉइड द ब्लोइंग अवे ऑफ द बैनर्स और टीयरिंग ऑफ द बैनर्स, वी पुट होल्स इन द बैनर्स। तो अब बैनर में जब होल लगा दिया है तो इन होल्स के थ्रू द एयर विल पास। ठीक है, इन होल्स के थ्रू द एयर विल पास और जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो कम हो जाएगा। तो कम प्रेशर की वजह से अब ये बैनर सेफ है, इट विल नॉट ब्लो अवे और ये फटेगा भी नहीं। ओके, तो इन शॉर्ट मैंने बहुत ही शॉर्ट में इन आंसर्स जस्ट बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे लिखे हैं सो दैट दे डोंट टीयर अप एंड ब्लो अवे। तो ये मेन चीज़ है जो कि आपके आंसर में होनी ही चाहिए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस अ साइक्लोन इज अप्रोचिंग योर प्लेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि यू शुड हेल्प ईच अदर। आपको हमेशा अपने नेबर्स की हेल्प करनी है ताकि ये जो केस ऑफ इमरजेंसी आया है, जो साइक्लोन की फोरकास्टिंग हुई है, इसको एवरीबडी कैन पास थ्रू इट पीसफुली एंड विदाउट एनी हार्म। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स आप इस आंसर में बनाओगे उन सारे पॉइंट्स में यही ध्यान रखो कि वी शुड हेल्प आवर नेबर्स। फॉर एग्जांपल, वी शुड शेयर द ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अगर आपके पास ड्रिंकिंग वाटर है, आपके नेबर के पास ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो आपको अपना पानी उसके साथ शेयर करना चाहिए। यू शुड शेयर योर फूड आइटम्स। इन केस आपके नेबर के पास जो फूड आइटम्स हैं ख़त्म हो गए हैं और आपके पास हैं, तो आपको अपने खाने के भी नेबर के साथ शेयर करने चाहिए। हेल्प योर नेबर इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी। अगर आपके पास एक मेडिकल किट है, उसमें ऐसी कोई दवाई है जिससे आप नेबर को अपनी हेल्प कर सकते हो, शुड हेल्प द नेबर इन केस ऑफ सच मेडिकल इमरजेंसी। जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, यू शुड शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर नेबर्स ताकि वो भी उतने ही अपडेटेड और अवेयर रहें जितने आप हैं। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, आप उनसे भी पूछ सकते हो कि आपके पास कोई रीसेंट अपडेट है क्या या कोई नई खबर है। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स आप इस आंसर में बनाओगे वो सारे इसी के आसपास रिवॉल्व होंगे कि वी शुड हेल्प ईच अदर। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड इन केस ऑफ अ साइक्लोन फोरकास्ट। अगर आपके एरिया में ये फोरकास्ट हुआ है कि साइक्लोन आने वाला है तो आपको किस तरह के नेसेसरी अरेंजमेंट्स करके रखने चाहिए। तो सबसे पहले है कि आपके पास एक सेफ्टी किट होना चाहिए जिसमें सारी दवाइयाँ आप रख सकते हो, ड्रिंकिंग वाटर रख सकते हो, खाने की चीज़ें रख सकते हो। ठीक है, तो एक सेफ्टी किट होनी चाहिए आपके पास। दूसरा पॉइंट है एक इमरजेंसी बैग तैयार होना चाहिए। अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे साइक्लोन फोरकास्ट होना बहुत ही प्रॉबेबल है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक इमरजेंसी बैग रेडी करके रखना चाहिए। जब भी फोरकास्ट हो आप बस वो इमरजेंसी बैग उठाओ जिसमें ये सेफ्टी किट भी हो और आप वहाँ से इवैक्यूएट कर सको, मतलब आप उस जगह से बाहर निकल सको। ठीक है,
इसके अलावा जितनी भी नेसेसरी शिफ्टिंग है, जैसे फोरकास्ट होता है और कुछ जगहों को गवर्नमेंट जो है इवैक्यूएट कराती है, खाली करा देती है, तो उसके लिए भी वो टाइम देती है गवर्नमेंट कि आपके पास इतना टाइम है, आप इस जगह को खाली कर दो एंड यू कैन गो टू द साइक्लोन शेल्टर्स, राइट। तो शिफ्टिंग करने में जितनी भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं, आपको फोरकास्ट आते ही वो सब प्लान करनी चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड नेवर इग्नोर द वार्निंग्स। जो भी फोरकास्ट हुआ है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड यू शुड लिसन टू द फोरकास्ट, एंड अगर इवैक्यूएशन के लिए बोला गया है सो यू शुड इवैक्यूएट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो फ्रॉम द लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर, वीडियो नंबर 3 for chapter wind storms and cyclones. Okay, the link is in the description box. Question number 8 में आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ये 4 जगह के नाम हैं एंड यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे साइक्लोन नहीं आएगा। तो अब ये कैसे पता चलेगा? इट्स वेरी सिंपल। इन चारों में से ऐसी कौन सी जगह है जो कि कोस्टल एरिया नहीं है, मतलब कोस्ट लाइन पे नहीं है, सी के पास नहीं है, ऐसी कौन सी जगह है इन चारों में से? इज इट चेन्नई? क्या चेन्नई के पास कोस्ट लाइन है या चेन्नई इज ऑन अ कोस्ट लाइन? चेन्नई पे तो लॉन्गेस्ट बीच है भाई, चेन्नई तो डेफिनेटली कोस्ट लाइन है। फिर मैंगलुरु, मैंगलुरु कोस्ट लाइन पे है, यस, मैंगलुरु इज ऑल्सो अ कोस्टल एरिया। अमृतसर, अमृतसर के आसपास कोई कोस्ट लाइन है क्या वो सी के पास है, समुद्र के पास है? नहीं, अमृतसर चारों तरफ से लैंड से ही घिरा हुआ है। और चौथा है पुरी, क्या पुरी भी कोस्ट लाइन के पास है? यस, पुरी हैज सम ब्यूटिफुल बीचेस, है ना। तो इन चारों जगहों में से अमृतसर ऐसी जगह है जो कि कोस्ट पे नहीं है। सो अमृतसर इज दैट प्लेस विच इज़ वेरी अनलाइकली टू बी हिट बाय अ साइक्लोन। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 9, और हमें ये बताना है कि जो 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। स्टेटमेंट नंबर 4, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज नॉट वनरेबल टू साइक्लोन। क्या ये सही है? इज इट करेक्ट? नो, नॉट एट ऑल। इंडिया के वेस्ट साइड में भी और ईस्ट साइड have the coastline and both the sides are vulnerable to cyclones, है ना। बस इतना डिफरेंस है कि जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है साइक्लोन आने की और वेस्टर्न साइड पे थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। ओके, फिर है स्टेटमेंट नंबर 3, अ साइक्लोन इज फॉर्म बाय अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। इज इट ट्रू? बहुतों को ये ट्रू भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है? क्या गलती है यहाँ पे? यस, एग्जैक्टली, गलती ये है कि साइक्लोन में लो प्रेशर सिस्टम होता है, हाई प्रेशर सिस्टम नहीं होता है। आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो तो वहाँ पे लिखा है हाई प्रेशर सिस्टम, विच इज़ रॉन्ग। साइक्लोन में लो प्रेशर सिस्टम होता है और हाई स्पीड विंड्स उसके आसपास रिवॉल्व करती हैं। ओके, नाउ मूविंग टू स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 में ये है कि ड्यूरिंग द समर सीजन द विंड मूव्स फ्रॉम द लैंड टू द ओशन। इज इट ट्रू? नो, ये तो बहुत सिंपल है, ये हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। समर्स में ओशन की ठंडी हवा, द कोल्ड एयर कम्स टुवर्ड्स द लैंड। तो फिर लास्ट में आ जाता है हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। तो भाई ऑब्वियसली अब तो ये ऑब्वियस भी है, अगर किसी को ये नहीं भी पता है कि ये सही है या नहीं, वैसे भी पता चल जाएगा भाई बाकी 3 गलत है तो ये तो सही होना ही होना है, इजंट इट, राइट। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। कैसे करेक्ट है? विंटर टाइम में क्या होता है, जो लैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है और जो सी होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो सी इज़ वार्म इन कंपैरिजन टू द लैंड। तो यहाँ पे जो एयर होती है दैट इज़ हॉट और यहाँ पे होती है कोल्ड एयर। सो द एयर फ्रॉम लैंड, द कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी इन विंटर्स।
Okay, so I hope you got all the question answers for this chapter and your doubts are also clear. If there are any questions, leave them in the comment section. We'll be happy to solve them. Thank you so much for all your love and support, and do subscribe to our channel because it keeps us going and motivates us. And follow us on Facebook, Instagram and Twitter. You can also join our Telegram channel and WhatsApp group. The links are in the description box. See you next time.